तो आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आज हम ये बहुत अच्छे से समझेंगे और आज के बाद ये टॉपिक आप नहीं भूलोगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के मेरे साथ ये वाली सीरीज़ को कंप्लीट करते हो। इससे पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक किए हैं वो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग जा सकते हो और वहाँ पर देख कर आ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो टॉपिक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें उस फूड को जो भी ब्रेक डाउन करता है। अब ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं इस फूड को जो भी हम इनटेक करते हैं। उस ब्रेक डाउन को कौन हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में। तो उस ब्रेक डाउन करने के लिए उसको किस चीज़ की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। अब उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये खाना जो हमने इनटेक किया है ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू द सेल। तो जो भी सेल है वहाँ पे क्या होता है, फूड होता है और हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। यूटिलाइजिंग इट जनरेटिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि बर्निंग फूड का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन हो जाना फूड का। तो फूड ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपका, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है आपका CO2 प्लस वाटर। और क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी रिलीज़ हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में जनरली हम क्या करते हैं, फूड को बर्न करते हैं इन द सेल, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ से भी ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या होता है। तो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी वो नहीं है जो हम सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना और ऑक्सीजन का आना, ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या एक्सपिरेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, नॉट अ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को क्या करता है, फूड जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को जो भी हम इनटेक करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है, जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही होती है वो एनर्जी क्या कर लेती है, सेल उसको यूज़ कर लेती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं इसको, हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं हम CO2 को। तो अगर आप लोगों से ब्रीदिंग पूछने लगे कि ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग क्या है आपका, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हम जनरली क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो हमारा क्या होता है, एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, हम ये भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। इसको हम ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। किन चीज़ों का एक्सहेलिंग एंड वो होता है, गैसेस का, ठीक है। गैसेस का हम एक्सहेल करते हैं और गैसेस को ही हम क्या करते हैं, इसमें इनहेल करते हैं और गैसेस को ही हम एक्सहेल करते हैं। और ये प्रोसेस किस किस के बीच में रहता है, सेल और इन्वायरमेंट के बीच में रहता है। मैं एक बार आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो ब्रीदिंग हमने क्या देखा, ब्रीदिंग में जनरली 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, ठीक है। अब इनहेल हम किस चीज़ का करते हैं, ऑक्सीजन का। एक्सहेल हम किस चीज़ को करते हैं, CO2 का, ठीक है। एक्सहेल हम किसका करते हैं, CO2 का। इनहेल किसका करते हैं, ऑक्सीजन का। ये प्रोसेस हम किसके बीच में रहता है, सेल एंड एनवायरनमेंट के बीच में ये प्रोसेस रहता है, बिटवीन सेल एंड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिटवीन सेल एंड
इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और उसके बीच में रहता है। बट हमने क्या देखा, जो हमारा रेस्पिरेशन था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। वो एक केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस है या वॉलेंट्री प्रोसेस है? जल्दी से आप लोग मुझे कॉमेंट में बताओ कि ये कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सेल यूज़ हो रही है या सेल के ऑर्गेनेल? बेसिकली यहाँ पे सेल के ऑर्गेनेल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सेल यूज़ हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, सेल के ऑर्गेनेल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में मैंने आपको क्या बताया, ब्रीदिंग में जो होता है वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ होते हैं। ब्रीदिंग में कौन यूज़ होता है, ब्रीदिंग में यूज़ होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेस्पिरेटरी जैसे नोज़ हो गया, लंग्स हो गए, है ना, नोज़, लंग्स ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिएक्शंस या फिर रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हम ये देखेंगे। बताया कि रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन का हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती है जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है, जनरली अवेलेबल होती है किसकी प्रेजेंस में, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये मुमकिन है कि हर बार ऑक्सीजन हमें अवेलेबल ही हो? तो बेसिकली ये क्या होती है, ये ऑल्सो अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाती है, बट ये प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी रेयर होता है, ठीक है, काफ़ी रेयर होता है, ठीक है। तो कई बार ये एयर या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है। तो हम दो चीज़ हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ये कई बार एब्सेंस में भी क्या होती है, हो जाती है, बट ये क्या है, रेयर है, ठीक है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, वहाँ से जो भी हमें एनर्जी मिल रही है किसके प्रेजेंस में मिल रही है, ऑक्सीजन की। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है टू गेटिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ये बात कह सकते हैं। ना कि हम यही कहेंगे कि भाई प्रेजेंस में ही हमें मिलेगा, बल्कि हमें एब्सेंस में भी हम कह सकते हैं। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, दिस मीन्स दैट oxidation of food to get energy can take place in the presence and absence of oxygen, ठीक है। तो हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि जो रेस्पिरेशन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। बट हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होती है दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है, और रेस्पिरेशन में हम जनरली क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रेयर केसेस में, कुछ रेयर होता है यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ जो भी मैंने बताया, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक तो हमारा क्या था, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, दूसरा हम कह रहे थे कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये हमें देखने को मिलती है, एब्सेंस ऑफ एयर या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है।
अभी रिएक्शंस की बात कर रहे थे जहाँ पे मैंने कहा कि CO2 और वाटर को रिलीज़ कर रहे थे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि रिएक्शंस यहाँ पे क्या होने वाली है। तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि C6H12O6। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। 6O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इससे क्या बनता है, 6CO2, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि CO2 और वाटर यहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे H2 आ जाता है और इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, एनर्जी, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे इतनी देर से। हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि हमें एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम फूड की फॉर्म में क्या लेते हैं, हम फूड की फॉर्म में क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज होता है हमारे फूड में। तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज के साथ जब हमारी ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो ऑक्सीजन जब आई हमारे पास, तो हमारी सेल के अंदर ये ग्लूकोज होता है ना, ये वाला फूड होता है हमारी सेल के अंदर, ये वाला फूड होता है हमारी सेल के अंदर। जैसे ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ये फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की और प्लस एनर्जी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमारी सेल क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती है वेरियस केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप लोगों ने इसी तरीके से उसको समझाना भी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बताना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन में। तो एरोबिक रिएक्शंस क्या होती हैं, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एरोबिक रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और किस में ब्रेक डाउन होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हमने देख लिया, और जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये एरोबिक रिएक्शन पे। तो एरोबिक रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिएक्शन कहते हैं। द रेस्पिरेशन, एक बार हम देख लेते हैं। तो क्या होता है ये, द रेस्पिरेशन that occurs in the presence of ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, हमारा एरोबिक रिएक्शंस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज इज break down into water and carbon dioxide by the process of oxidation, ठीक है, and generates a good amount of energy ठीक है, ठीक है। जिसको हम किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी को हम किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का आपको पता ही है कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। ये आई होप ये तो आप लोगों को पता ही है ना, तो इसमें इतने कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें रिएक्शंस होने वाली है, ठीक है। अब एक बार हम जल्दी से एनारोबिक को भी देख लेते हैं। एनारोबिक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी, अभी यहाँ पर भी बताया है कि एब्सेंस में भी होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, तो हम वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इन वाले प्रोसेस में क्या होने दिखेगा हमें, यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो एब्सेंस में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन
in anaerobic respiration, oxidation of glucose, does not require any kind of ऑक्सीजन, ठीक है, और इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज का, वो कितने में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 पायरुविक मॉलिक्यूल्स में या 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है। हम कह सकते हैं 2 पायरुविक मॉलिक्यूल या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पायरुवेट में, ठीक है, 2 पायरुवेट में। मैं इसकी रिएक्शन भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग ये क्या करें, अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं अपने, मतलब जो भी आप लोग की कॉपी है, जो भी नोट्स है, वहाँ भी इस तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ATP क्या होती है, जनरेट भी होती है, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी क्या होती है, 2 टाइप की एनारोबिक रिएक्शंस होती है। अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप की कौन सी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, एक होती है एनारोबिक रिएक्शन इन मसल सेल, ठीक है, एक होती है एनारोबिक रिएक्शन कहाँ होती है, एक एनारोबिक रिएक्शन होती है आपकी मसल सेल में, एक कहाँ होती है, मसल सेल में, और दूसरी कहाँ होती है आपकी, दूसरी होती है फर्मेंटेशन। इसको हम A-B करके देख सकते हैं। दूसरी क्या होती है, फर्मेंटेशन, ठीक है, दूसरी क्या होती है आपकी, फर्मेंटेशन, ठीक है। चलो अब हम इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक हमारी क्या होती है, एनारोबिक रिएक्शंस होती है, जो क्या होते हैं मसल सेल में होती है, और दूसरी मैंने आपको क्या बताई, फर्मेंटेशन होती है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं अच्छे से कि कैसे मैं आप लोगों को इसको बता रही हूँ। तो एनारोबिक रिएक्शन हम यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, ये एनारोबिक रिएक्शन देख रहे हैं हम, एनारोबिक रिएक्शन कहाँ पे देख रहे हैं हम, ये रिएक्शन देख रहे हैं हम मसल सेल में, ठीक है, MUSCL, मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स में हम देख रहे हैं। दूसरी हमारी क्या है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है, ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है, ठीक है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से हम इसको कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो 2 टाइप की रिएक्शन हमारे जो एब्सेंस में होती है वो ये होती है, ठीक है। पहले तो आप लोग नाम ही याद कर लीजिए इसका कि क्या होती है, एनारोबिक रिएक्शन इन मसल सेल, और जहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और इसको हम कई बार क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी पीछे कि पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना है। ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट से किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस हम किस में कह रहे हैं, एनर्जी, ठीक है, किस में कह रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हम जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे किसके कितने मॉलिक्यूल्स थे। अगर मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है, और वो कन्वर्ट कितने मॉलिक्यूल्स में होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड यहाँ पे हमने देख लिया, लैक्टिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और एनर्जी मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी होती है, 2 ATP रिलीज होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ग्लूकोज से जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये हमेशा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो यूनिवर्सल रिएक्शन है, जो आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, और हर एक ऑर्गेनिज्म में भी कहाँ देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। तो ये क्या होती है, एक
अब इसका यहाँ से एक सवाल भी बन जाता है कि ग्लाइकोलिसिस, सवाल आता है जनरली, बोर्ड में भी आया था कई बार, कि ग्लाइकोलिसिस कैसा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। सेलुलर रिएक्शन का कैसा स्टेप माना जाता है, इसको हम फर्स्ट स्टेप मानते हैं, ठीक है, पहला स्टेप मानते हैं, जो कि क्या है, यूनिवर्सल रिएक्शन होती है। क्या होती है, यूनिवर्सल रिएक्शन होती है। और हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमेशा हमें ये साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती है। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है, तो आप बताना कि ये जो होती है ग्लाइकोलिसिस होती है। और ग्लाइकोलिसिस के बारे में भी अगर आपसे पूछेंगे तो आप यही बताएंगे कि ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, हर एक ऑर्गेनिज्म में कहाँ होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है, और वो भी कहाँ, हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे, हमारे हम फर्मेंटेशन रिएक्शन की बात करें तो फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इसको कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनना होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये भी क्या है, एनारोबिक रिएक्शंस है, ये भी क्या है, एक मिनट, ये भी क्या है, एनारोबिक रिएक्शन है, ये भी क्या है, एनारोबिक रिएक्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ये कहाँ होती है, ये किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, ये बेसिकली किस में होती है, यीस्ट में होती है। अगर एग्जाम्पल अगर हमें याद करना है तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, यीस्ट में होती है, जो कि क्या करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, इथाइल अल्कोहल में, और एटीपी यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में, पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो रहा है, लैक्टिक एसिड एंड प्लस एनर्जी। सेम यहाँ तक का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार और, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू द पायरूवेट, ठीक है, किस में हो रहा है, पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। सेम रहेगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किस में, पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल में। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुई थी हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हम कह रहे थे, यहाँ पे कोई नो ऑक्सीजन, यानी कि नो ऑक्सीजन, यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ी हम लोग क्या रहे हैं, यहाँ पे नो एनारोबिक रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हमें क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, अपना इथेनॉल, यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, यहाँ पे बन रहा है अपना इथेनॉल, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अपना इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल प्लस क्या बन रहा है, 2CO2 बन रहा है, प्लस इसके साथ क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। एनर्जी कितनी बन रही है, एनर्जी वही 2 ATP, या फिर हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो ATP बन रही है 2 ATP, यहाँ से क्लियर हो गया। और 2 ही इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर मैं फार्मूला की बात करूँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली इतना हमें यहाँ तक समझ में आ गया, एरोबिक एनारोबिक भी समझ में आ गया। अच्छा, कई बार आप लोगों से एरोबिक एनारोबिक में मतलब पूछ लिया जाता है, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रिएक्शन में क्या होता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है हमें, और एरोबिक में हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। अच्छा, एक बार यहाँ पे समझ लो और देख लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रही थी, सिर्फ ओनली किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एरोबिक की बात कर रहे हैं। तो एरोबिक रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी साइटोप्लाज्म में तो होती है, और इसके साथ साथ कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरा कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, और जो सेकंड स्टेप हो रहा होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब आ जाते हैं हम एनारोबिक की। तो एनारोबिक रिएक्शन कहाँ होती है, ओनली ऑन कहाँ होती है, ये आपकी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सिर्फ किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। एरोबिक में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं,
ATP के 38। यहाँ पर कितने बन रहे थे, यहाँ पे 2 ATP की मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक बार हम आ जाते हैं एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी के थ्रू क्या, जो ये वाला डायग्राम है इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज के 6 कार्बन, ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ग्लूकोज में क्या होते हैं 6 कार्बन इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो पायरुवेट के कितने कार्बन, यानी कि पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है यानी कि पायरुवेट। लेकिन पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट होते हैं। अब आप यहाँ पे ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना कि मैम आपने पीछे तो बताया कि इसके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट होते हैं। तो पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 ही होते हैं, है ना। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन की क्वांटिटी पूछी जाएगी तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ग्लूकोज के एक कार्बन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है, ना कि ये। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसमें 6 कार्बन होंगे, और अगर एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। और अगर इसी तरीके से 2 पायरुवेट होंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, और यहाँ पे अगर वो होंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से 3 प्रोसेस होती हैं यहाँ पे। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में क्या बनेगा, इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, मैंने बताया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि मसल सेल की हम बात करें तो लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसमें लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए कितने कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए, 3 कार्बन, और साथ में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है। तो हम लोगों को इतना ये याद रखना है। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका भी है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये गायब कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ये गायब कर देंगे और यहाँ से ये गायब कर देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा, कई बार ईस्ट में इथेनॉल ही बनेगा और मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। कई बार आपने देखा होगा जब हम जिम जाते हैं तो जिम में क्या हो जाता है कि मसल क्रैम्प हो जाता है। मसल क्रैम्प क्यों होता है, मसल क्रैम्प इसीलिए होता है कि वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पूर्ण रूप से, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से वहाँ पे क्या होने लगता है, हमें फ़ौरन दर्द भी होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी जिम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से सांस लेते रहना चाहिए। कोई भी योगा करते हैं उस टाइम पे भी हमें क्या करते रहना चाहिए, अच्छे से सांस लेते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। जैसे कि ये वाला डायग्राम हमने देख ही लिया है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो हम सब लोगों को पता ही होना चाहिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग ये अच्छे से करना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, एनर्जी सब में रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी सब में रिलीज हो रही है। वाटर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वाले में बन रहा है, ठीक है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल रही है, बस 2 में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें, बाकी मसल में लैक्टिक एसिड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो आपकी ATP होती है, ATP किस तरीके से रिलीज़ होती है। तो ATP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ATP, क्योंकि कई बार आप लोगों से ATP के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो किन चीज़ों के थ्रू होता है, वो होता है स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के थ्रू। तो बेसिकली किसके थ्रू होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो किन 3 चीज़ों के थ्रू होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, स्टेम, ठीक है, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, और किसके थ्रू हो गई, रूट्स हो गई। इनके थ्रू क्या होती है, गैसेस क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज़ वेरी क्वाइट, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है गैसेस का प्लांट में, वो क्या होता है, वो स्लो होता है। जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है गैसेस का, एक्सपोर्ट होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो,
ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसा होता है। तो आपसे मान लो पूछ लिया तो क्या सब प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो भी कह सकते हैं, एंड टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूज़न। और यहाँ पे क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू सारी चीज़ें होती है। सिंपल डिफ्यूज़न यानी कि आप लोगों को पता होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें क्या होती हैं, मूव करती हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ भी रखा है, तो इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब प्लांट के पास क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांच शेप होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये जो होता है, मतलब ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम छोड़ते हैं। बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि किस किस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है, यंग रूट्स का है। ये किसका है, यंग रूट्स, यानी कि बाय द यंग रूट्स। तो यंग रूट्स जो होती हैं यानी कि जो बेबी रूट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाय द यंग रूट्स, तो यंग रूट्स के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब एयर में क्या होता है, एयर के बीच बीच में यहाँ पे जो आपको ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सॉइल इंटर स्पेसेस कह रहे हैं। ये जो जगह आप लोगों को दिख रही है, ये जो जगह आप लोगों को दिख रही है, ये क्या होता है, इसके बराबर में जैसे ये जगह है, ये जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सॉइल इंटर स्पेसेस। सॉइल इंटर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, सॉइल इंटर स्पेसेस होते हैं। यहीं पे आपको क्या दिखती हैं, एपिब्लेमा सेल भी दिखती हैं। यंग रूट्स की जो एपिब्लेमा सेल होती हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रही। रूट एज वेल एज रूट हेयर इन कांटेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट जो हेयर है, रूट्स दिख रही हैं आप लोगों को। ये जो रूट्स है ये किसके कांटेक्ट में है, ये किसके कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है, वेरी क्लोज है ना। रूट हेयर किसके कांटेक्ट में है, जो भी यंग रूट्स होती हैं वो किसके कांटेक्ट में होती है, जो इस एपिब्लेमा सेल के कांटेक्ट में होती हैं, और प्लस किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। जो भी मेटाबॉलिक गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही परमिएबिलिटी के साथ बहुत ही परमिएबल होती हैं, ठीक है। जो भी गैसेस होते हैं, मेटाबॉलिक गैसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, परमिएबल होती हैं। क्या होती है, परमिएबल होती हैं। आप जैसे कि देख ही रहे हो कि सॉइल जो यंग रूट्स है वो किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के बहुत ईजिली कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो होती है वो ईजिली क्या करती है, ईजिली यहाँ से रीच कर जाती है और क्या कर जाती है, आपके उसमें चली जाती है, रूट्स में चली जाती है, और इस तरीके से रेस्पिरेशन यहाँ पे देखा जाता है। और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है रूट सेल से डिफ्यूज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो O2 गई है तो CO2 क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि हमें बस इतना याद रखना है कि यंग रूट्स के थ्रू होता है। सेकंड थिंग क्या है कि किसके थ्रू होता है, बाय स्टेम्स। किसके थ्रू होता है, बाय स्टेम। तो स्टेम के थ्रू भी होता है। तो स्टेम में क्या होता है कि स्टेम में भी क्या होती है, बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग होती है। स्टेम में भी क्या होती हैं, स्मॉल ओपनिंग होती हैं। इस स्मॉल ओपनिंग को क्या कहते हैं, इन स्मॉल ओपनिंग कहाँ होती हैं, एपिडर्मल सेल में होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। आप सब लोगों को पता है कि स्मॉल ओपनिंग किसको कह रहे हैं, स्टोमेटा को ही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे दे लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है, और क्या करती है, थ्रू द स्टोमेटा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करती है, एंटर करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, यहाँ से एग्जिट कर जाती है, फिर हम कह सकते हैं रिलीज करती है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो इतना यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या कर जाती है, रिलीज कर जाती है, ठीक। इसी तरीके से जो हार्ड और वुडी स्टेम्स जो प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ लेंटिसेल्स होते हैं, वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि लेंटिसेल्स क्या होते हैं, एक बार आप लोग देख लो। तो दिस इज द लेंटिसेल्स। ये क्या होते हैं आपके लेंटिसेल्स, ये क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको हार्ड दिख रहा है ना, ये आपको वुडी प्लांट दिख रहा है ना, वुडी ट्री दिख रहा है ना, वुडी ट्री। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे लेंटिसेल्स के थ्रू क्या हो जाता है, हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लीव। अगर हमें किसकी बात करूँ, मैं लीव्स की बात करूँ, तो बाय स्टेम होता है, हमने देख लिया। अब बाय लीव्स भी होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, बाय लीव्स भी होता है। तो लीव्स में भी क्या होता है, जो लीव्स होती है, मैं यहाँ पे आपको लीव बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये क्या है, हमारी लीव्स है। तो जो उसकी सबसे ऊपरी सतह होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो एपिडर्मिस जो होती है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होती है,
सबसे ऊपर होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होती है आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ये वाले पोर होते हैं, इनको एरेटिंग पोर भी कहते हैं, कई बार क्या बोलते हैं इनको, एरेटिंग पोर भी कहते हैं, और इनको इन एरेटिंग पोर को क्या क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है सारी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होती है। अब बेसिकली ये क्या होती हैं, गॉड सेल बोलते हैं इनको कई बार, कि ये क्या होती हैं, गॉड सेल होती हैं, गॉड सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉड सेल्स होती हैं। और मोस्टली प्लांट में यही क्या करती हैं, क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। और इनको क्या कई बार क्या कहते हैं, बीन और किडनी शेप भी कहते हैं, है ना, बीन शेप्ड होती हैं, और कई बार इनको किडनी शेप भी बोला जाता है। तो ये कहाँ होती हैं, ये यहीं पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ना, CO2 रिलीज होता है और ऑक्सीजन जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब इसके अगर हम आगे चलें तो बेसिकली अगर मैं उसकी बात करूँ, डे टाइम की बात करूँ, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सबको पता है, ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इन अ डे टाइम क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बट यहीं पे नाइट में क्या होता है, नाइट में CO2 प्रोड्यूस होती है, नाइट में क्या होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि लाइट क्या होती है वहाँ पे एब्सेंट होती है। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ CO2 जो दिन में डिफ्यूज़ इन होती है, जो भी दिन की अगर मैं बात करूँ तो जो भी हम कहते हैं कि जो भी CO2 जाती है वो किसके इक्वल होती है, जो भी O2 आउट आती है, जो भी इन होती है, यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू ही होती है, तो जो भी इन होती है और जो भी आउट होती है वो इक्वल होती है किसके, नाइट के, किसके, नाइट के। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो भी CO2 यहाँ पे क्या होती है, रात को बाहर जाती है, ठीक है, जो भी CO2 रात को बाहर जाती है वो किसके बराबर होती है, जो भी दिन में ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूज़ इन होती है। जो भी डिफ्यूज़, जितना ऑक्सीजन रात में लेते हैं प्लांट, वो जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही दिन में ये क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। तो ये क्या होती है, बराबर बराबर ही होते हैं। लेंटिसेल्स के थ्रू भी हमने देख लिया। तो ओवरऑल में अगर आप लोगों को बताऊं तो कितनी तरीके से होता है, स्टेम, लीव्स, रूट्स हो गए, और यहाँ पे मैं लेंटिसेल्स भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो चलो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग भी कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा अपनी NCERT की बुक में। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता ही है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग में होता है सेम इसी तरीके से होता है। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, इन्वॉल्व एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जाना एंड CO2 का आना, ठीक है। ये होता है एक्सेलिंग मतलब आउट होना, एक्सेलिंग मतलब हम क्या कह रहे हैं कि CO2 का आउट होना, और इनहेलिंग मतलब CO2 का इन होना, ठीक है, ये हमें पता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या भी होते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करवा देते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रीद करवाते हैं। नॉर्मली क्या करवाते हैं, ब्रीद करवाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग क्या होता है, ब्रीद होता है। अब इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है, इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है आपका, प्राइमरी ऑर्गन है आपके लंग्स, ठीक है। तो लंग्स क्या है, एक प्राइमरी ऑर्गन है जो कि क्या करता है, इसमें गैसेस एक्सचेंज को क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स के ही थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
तो इन लंग्स के ही थ्रू होता है। जैसे कि हमने पीछे किसके बारे में देखा था, जब हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे किसके थ्रू हो रहा था, रूट्स के, लेंटिसेल्स के, स्टोमेटा के, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर, और क्या कहते हैं, एनर्जी वहाँ से मिलती है, ये तो हमें पता है। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाकी के जितनी भी ऑर्गन है वहाँ जहाँ पर भी नीड होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, जहाँ पे ग्लूकोज की वजह से जो भी वहाँ से एनर्जी मिलेगी, वहाँ से जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी वो उनको परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। और इससे क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे पिछली वाली क्लासेस में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप लोग वहाँ से इसमें भी ये क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसमें यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यूज़ होते हैं, जो से हमने देखा, आप लोगों को पता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो कि बाहर की जो ओपनिंग होती है उसको हम कह रहे हैं ना, जो भी पहला पार्ट कह सकते हैं, या फिर जो भी ओपनिंग होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जहाँ से एयर को हम क्या करते हैं, एयर जहाँ से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेज़ल कैविटी, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देती हूँ। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का मतलब ही खाली क्या होता है, खाली जगह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, खाली जगह। खाली जगह जो होती है इसका मतलब क्या होता है, खाली जगह। जो भी खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। तो बेसिकली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हार्ड पैलेट की बनी होती है ना, हार्ड पैलेट की बनी होती है ये नेज़ल कैविटी जो होती है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलिया होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। सिलिएटेड एपिथीलिया होती है, जो आप लोगों ने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना। सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, या फिर हम कह सकते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, जो कि रिच होती है किसमें, म्यूकस में रिच होती है। जो भी चीज़ें होती हैं ये इसको क्या करता है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो भी हम एयर इनहेल करते हैं, जो भी एयर यहाँ पे हम इनहेल कर रहे थे उसको क्या करती है, उसको वार्म करती है, ठीक है, और उसको मॉइस्टनिंग करती है, यानी कि उसको मॉइस्ट करती है ताकि वो हमारे लंग्स तक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। और उसको क्या करती है, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को क्या करती है, ट्रैप करती है, ठीक है, ताकि आराम से पहुंच सके, ठीक। उसके बाद आता है, हम कह सकते हैं इंटरनल नेयर्स, है ना, या फिर आप इसको मिस भी कर सकते हो या फिर बोल भी सकते हो, है ना, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, ठीक है। फिर इंटरनल नेयर्स के बाद ये कहाँ ओपन होता है, ओपन होता है फेरिंग्स में, ठीक है। ओपन कहाँ होता है, ये फेरिंग्स में। फिर आ जाते हैं हम 4th नंबर पर, किस में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, ठीक है। आप देखो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स यहाँ होता है। तो फेरिंग्स क्या होता है, एक ऐसी ओपनिंग होती है, एक कॉमन पाथवे होता है, क्या होता है, एक कॉमन पाथवे होता है। किसके लिए कॉमन पार्ट होता है, बेसिकली रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री कैनाल दोनों के लिए होता है। तो हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे किस किस के लिए होता है, रेस्पिरेटरी प्लस जो हमारी इसोफेगस है, या फिर हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे एयर एंड प्लस फूड दोनों का क्या होता है, एक कॉमन पाथवे, यहाँ पे कॉमन पासेज होता है, ठीक है। कॉमन पासेज भी बोल सकते हैं, कॉमन पासेज होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा लेरिंग्स, इसके बाद आ जाता है हमारा लेरिंग्स। जैसे कि लिरिक्स आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक इनलार्ज पार्ट होता है ट्रेकिया का, ये क्या होता है, एक इनलार्ज पार्ट होता है ट्रेकिया का, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, और इसको इनलार्ज पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, एयर पासेज होती है, कहाँ से, इट प्रोड्यूस वॉइस बाय पासेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड ऑफ कार्टिलेज। हम कह सकते हैं कि 4 टाइप के क्या होते हैं इसमें, 4 टाइप के इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज भी होते हैं, 4 टाइप ऑफ कार्टिलेज।
दूसरी बात, ये क्या होता है, सी शेप्ड क्या होता है, सी शेप्ड हम लिख सकते हैं, कई बार शेप पूछ लिया जाता है कि शेप क्या होता है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पर हमें देखा जाता है कि सी शेप क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, जो कि क्या करता है, जिसको हम आगे जाके क्या कहते हैं, जो कि प्रोट्रूड होता है या फिर उभरता है नेक वाले रीजन में, तो उसको हम क्या उस टाइम पे क्या कहते हैं, एडम एप्पल भी कहते हैं, ठीक है, एडम एप्पल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रीकिया। तो ट्रीकिया का क्या काम होता है, एक बार देख लेते हैं ट्रीकिया होता क्या है, फिर उसके बाद आता है ट्रीकिया। तो ट्रीकिया क्या होती है, एक वाइंड पाइप होती है, जो क्या होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक बार देख लेते हैं जो हमारी ट्रीकिया है। तो ट्रीकिया हमारी आ गई। तो ट्रीकिया क्या होती है, सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसको, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक वाइंड पाइप होती है, वाइंड पाइप होती है, ठीक है, विंड पाइप होती है। और इसको भी क्या कहते हैं, सी, यहाँ पर भी क्या होती है, ये भी सी शेप्ड, यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे सी शेप्ड आपको क्या दिखेंगे, कार्टिलेज दिखेंगे, यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, सी शेप्ड कार्टिलेज दिखेंगे। अब ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, ताकि एयर यहाँ पे क्या ना हो सके, कोलैप्स ना हो, ठीक है, यहाँ पे एयर आसानी से क्या करे जाए। फिर उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, ये जो आप लोगों को दिख रही है, ये क्या है, आपकी ब्रोंकाई है, ये क्या है, आपकी ब्रोंकाई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आप देख लो ब्रोंकाई क्या कहती है। ब्रोंकाई क्या है, तो हमने देखा राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, ठीक है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों साइड में होती है, ठीक है। इसके बाद जो कि क्या करती हैं, किस में एंटर करती हैं, एंटर करती हैं आपके लंग्स में, एंटर करती हैं आपके कहाँ, लंग्स में। ब्रोंकाई कहाँ एंटर करती हैं, एंटर करती हैं लंग्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ब्रोंकियोल। आपने देख लिया, जो भी इससे ब्रोंकाई से निकल रही है, प्राइमरी बोलते हैं इसको, टर्शियरी बोलते हैं, और जो एल्विलाई से बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं उनको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। तो हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ही जान लेना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बार आपको लंग्स बना देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे, ताकि आसानी से इसको समझ पाएँ, ठीक है, आसानी से इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको डायग्राम, तो इसका डायग्राम भी बनाना बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। तो हमने यहाँ पे मैंने इसको बता दिया था, क्या बताया इसको मैंने क्या बताया था, ट्रेकिया, ट्रेकिया बताया, जहाँ पे सी शेप क्या थी, कार्टिलेजिनस थी। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकियोल होती है, सॉरी ब्रोंकाई होती है, जो किस में एंटर कर रही है, जो एंटर करती है आपके लंग्स में। एंटर कहाँ कर रही है, लंग्स में। ये हो गए हमारे क्या, लंग्स, ये हो गए हमारे लंग्स। तो लंग्स क्या होते हैं, लंग्स सबसे पहले समझ लीजिए, एक तो स्पॉन्जी पाउच जैसे होते हैं, है ना, और हम इनको क्या कहते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, ये लाइट वेट होती हैं, लाइट वेट होते हैं और स्पॉन्ज लाइक होते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज लाइक होते हैं। अब यहीं पे हमें क्या देखने को मिलती है, इसकी मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ तो इसकी मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा, क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा, प्लूरा। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। एटीपी, कि एटीपी होती क्या है, तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। तो बेसिकली जो एटीपी होती है, एटीपी के सबसे पहले क्या है, इसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेलुलर प्रोसेस के लिए, यानी कि सेल की जितने भी प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल के प्रोसेसेस, ठीक है, सेल के जो भी प्रोसेसेस हैं, सेल की जो भी केमिकल रिएक्शंस है, उनकी बात करी जा रही है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि द energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। इसका क्या मतलब है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमने इससे पहले जो यहाँ पर पढ़ा था, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकैप में दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पर जो पढ़ा था कि जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यही एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
रेस्पिरेशन इज मेड टू एन एटीपी मॉलिक्यूल। तो वो ही एनर्जी क्या बनाती है, एटीपी का मॉलिक्यूल बनाती है। बनाती किससे, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये होती है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये होती है। ठीक है, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एटीपी बनाते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और अगर एडीपी की बात करें तो एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब और देख लेते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने आसपास से हीट को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, हीट एब्जॉर्व करती हैं वो रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका डेली लाइफ से अगर आप लोगों को इसका एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो जैसे कि हम क्या कहते हैं, जैसे कि आइस ब्रेक होना, आइस का ब्रेक डाउन होना, आइस ब्रेक डाउन। ठीक है, और जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है, जो हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और जैसे कि हम क्या कहते हैं, केक जो हम बेक करते हैं, बेकिंग ऑफ केक बेक करते हैं या रोटी सेकते हैं, है ना, और आइस ब्रेक डाउन होना और जो आइस पैक बनाते हैं वो। अब ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसे हुई, मतलब ऐसी रिएक्शन जैसे आइस ब्रेक डाउन होता है या फिर आइस मेल्टिंग भी कह सकते हैं। तो आइस कैसे मेल्टिंग होता है, यानी कि ये बाहर से अपने आसपास से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है, फिर ब्रेक डाउन होता है। सेम इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, लाइट, यानी कि बाहर से लाइट को एब्जॉर्व किया जाता है। केक जब बेक करते हैं तब भी क्या करते हैं, अवन जो होता है उसी से ही क्या करते हैं, उस अवन से ही क्या करते हैं, हीट जो निकलती है वो एब्जॉर्व की जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं, या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस किए गए होते हैं। तो जो सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बाहर से, जो अलग से एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्व करती हैं। तो वो एनर्जी किससे आती है, वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। वही रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए एटीपी की नीड होती है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, when the terminal phosphate, जो भी लास्ट वाला जो टर्मिनल कह रहे हैं, linkage in ATP is broken using water, कैसे होता है, वाटर का यूज़ करके, and the energy equivalent to the 30.5 kg molecule is released। इतनी एनर्जी होती है, ये याद रखना है। Think to how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy and light energy, electrical energy and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nerve impulses and many other activity। ठीक है, तो एटीपी इन सारी रिएक्शंस में क्या होती है, यूज़ होती है। यानी कि ये सारी कैसी रिएक्शंस हो गई, ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई, जिसमें क्या करते हैं, बाहर से यानी कि सेल की बनाई हुई एनर्जी को एब्जॉर्व करके चीज़ें करते हैं। और ये जो हमारी रेस्पिरेशन है, ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कैसे, यहाँ पे वही जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो जहाँ पर एनर्जी इस तरीके से रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में मानते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इससे नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट हम लोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है, वो ब्रोंकाई क्या होती है, फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती है। फर्दर ये डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, और फर्दर डिवाइड होके ये किस में बना रही होती है, प्राइमरी ब्रोंकायोल्स। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप से ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रही होती है। और ब्रोंकायल किस में कन्वर्ट हो रही होती है, ब्रोंकाई कन्वर्ट हो रही होती हैं फर्दर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एल्वियोलाई हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, आपके एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई वो है जहाँ पर आपकी गैसेस क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, है ना। गैसियस एक्सचेंज होने की साइट होती है,
तो साइट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, एल्विलाई, जो कि क्या होती है यहाँ पर, क्या होती है, जो कि रिच होती है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, और इसकी क्या होती है, वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो आप ये बात याद रख सकते हो कि इसकी वॉल क्या होती है, इसकी वॉल जो होती है थिन होती है। और दूसरा ये क्या होती है, रिच होती है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में ये क्या होती है, कैपिलरीज में रिच होती है। तो ये बात यहीं की यहीं याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एक आपको एक ऐसा डोम शेप जैसा क्या दिख रही है, कि स्ट्रक्चर दिख रही है ना, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है। इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवा देता है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेकिया बताया, और उसके बाद क्या आ जाती है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद हमारा 8 नंबर पे कौन आ जाता है, लंग्स। फिर 9 नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, डायफ्राम। आई होप सारे जो भी हमारे इसमें ऑर्गन होते हैं वो तो हमें सारे पता लग ही गए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरीके से हमारा पाथवे जो रहता है, तो वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से किसके पास जाएगा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से इंटरनल नेयर्स के पास जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फिर कहाँ जाएगा, लेरिंग्स में जाएगा, लेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स में, और लंग से क्या हो जाए, ये लंग से किस में जाएगा, लंग से जाएगा, हेल्प करेगा ये तो बेसिकली। लंग से ये किस में जाता है, लंग से एल्विलर सेक में, या फिर लंग से हम कह सकते हैं मतलब ब्रोंकाई कह सकते हैं, ब्रोंकियल बोल सकते हैं, एल्विलाई बोल सकते हैं, और देन फिर लंग्स में। ब्रोंकाई से ले लेते हैं एक बार हम इसको, ब्रोंकाई के पास जाएगा, ब्रोंकाई से किस में जाएगा, ब्रोंकाई से इसमें जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से किसके पास जाएगा, ये एल्विलाई में, या एल्विलर सैक बोल सकते हैं हम, एल्विलाई में, एल्विलर सैक में, और फिर उसके बाद किसके पास जाएगा, लंग्स, ठीक है, लंग्स बोल सकते हैं, और वहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या रहता है, एक बार ये जान लो, एक बार ये जान लो, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या रहता है, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग ये जानना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या रहता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है 8 to 22 रहता है पर मिनट, किस में, चाइल्ड में, जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या रहता है, एडल्ट में रहता है अपना 12 to 14 पर मिनट। अच्छा, हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, जो कि हम बोल रहे थे कि एल्विलाई की बात कर रहे थे। जो ये क्या है, आपकी एल्विलाई है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये क्या है, आपकी एल्विलाई है। तो इनके पास क्या होती हैं, वेरी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके पास क्या होती हैं, वेरी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज भी बोल सकते हैं, वेसल्स भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं इन दैम, ठीक है। फिर उसको जो भी ऑक्सीजन होती है, जो भी एयर होती है, वो क्या होती है, डिफ्यूज़ आउट होती है। जो भी ऑक्सीजन यहाँ आती है, फिर वो क्या करती है, डिफ्यूज़ करके कहाँ चली जाती है, लंग्स में, जो कि डिफ्यूज़ करके कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से बता सकती हूँ। यहाँ पर मान ली जो भी यहाँ से ऑक्सीजन आई, ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन जब आती है तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज से पार होके क्या होती हैं, लंग्स में आती हैं ये, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, लंग्स में आती हैं, और लंग्स से किस में चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है। ब्लड में जो कौन इस चीज़ को मूव करवाता है, ब्लड में कौन मूव करवाता है, जो भी ऑक्सीजन को मूव करवाता है, वो कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HB। तो ये प्रोटीन होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि जो भी एल्विलाई होती है, यहाँ पे मैं एक बार एल्विलाई बना देती हूँ, है ना, और ये क्या है, आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से आई, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन फिर कैपिलरीज में जाती है, और कैपिलरीज में क्या होता है, आपका ब्लड होता है, और इस ब्लड में क्या होती है, आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और यही क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाती है।
अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड जो हम कहते हैं ऑक्सीजन इज कैरीड बाय अ रेड कलर। ऑक्सीजन क्या करती है, कैरीड करती है, जो भी हीमोग्लोबिन होती है उसको कैरी करके लेके जाती है, हीमोग्लोबिन जो होती है उसको कैरी करके लेके जाती है। अच्छा, ब्लड में जो ब्लड का कलर रेड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन। तो आपको अपने को ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, जो भी ब्लड में पास होती हैं, फिर ब्लड से किस में जाते हैं, ब्लड से किसके पास जाते हैं, टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है। ब्लड से किसके पास जाएंगे, टिश्यूज़ के पास जाएंगे, और टिश्यूज़ से उसके किसके पास जाएंगे, टिश्यूज़ से जाएंगे आपके जो भी सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स हो गई मान लो, तो टिश्यूज़ से किसके पास जाएंगे, मान लो ये टिश्यूज़ हो गए, और टिश्यूज़ से किसके पास जाएंगे, सेल्स के पास जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर क्या होता है, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हायर कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, दिस टेक प्लेस ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये किसकी वजह से होता है, हायर कंसंट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प करती हैं। जो भी ब्लड भी सेम इसी तरीके से क्या करता है, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लंग्स में भेजता है, लंग्स से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से एल्वेलाई में, इसी तरीके से हेल्प करता है। इसमें जब हम ब्रीद करते हैं, जब एयर को हम आउट करते हैं, तो इसमें जो हमारा डायफ्राम है ये क्या हेल्प करता है, तो डायफ्राम और मसल्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किससे, रिब्स से, उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं अगर आपको बताऊं, अगर मान लो ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, अगर ये क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो जो लंग्स का वॉल्यूम हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, डायफ्राम जब स्ट्रेट होगा तो क्या क्या होगा, तब होगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज का क्या मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है कि साइज इसका बढ़ जाना, ठीक है। जो लंग्स का नॉर्मल साइज है उससे क्या हो जाता है, इसका जो होता है ये बढ़ जाता है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। और हमने क्या पढ़ा है कि गैसेस किस तरीके से मूव करती हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ठीक है। तो यानी कि लो प्रेशर की ओर। हायर प्रेशर कहाँ रहता है, ऑक्सीजन का बाहर रहता है, मान लो बाहर है तो बाहर से अंदर एयर आएगी ही, ऑब्वियसली ये है ही हमें पता है। जब एयर अंदर आएगी तो प्रेशर इसका क्या हो रहा होता है, लो होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लंग्स का साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसी तरीके से जो हमारे डायफ्राम होते हैं हेल्प करते हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारी CO2 बाहर जानी होगी, तो जैसा ये है, मान लीजिए जिस टाइम पे ये है तो ये दोबारा से अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, डोम शेप में आ जाएगा, दोबारा से डोम शेप में आ जाएगा। जब दोबारा से डोम शेप में आएगा तो इसका दोबारा से शेप यही शेप हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सेम शेप हो जाएगा। यानी कि जब वॉल्यूम इसका क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। जब प्रेशर अपने आप बढ़ेगा तो CO2 क्या करेगी, बाहर की ओर मूव करेगी। उस टाइम पे CO2 क्या होगा, बाहर क्या होगा, CO2 उस टाइम पे कम होगा और अंदर क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगा। तो CO2 का क्या है, पहले ब्लड में होगा, पहले यहाँ से देख लेते हैं, सेल से मान लो सेल के पास O2 आ गई, अब यहाँ से CO2 जाएगा, तो CO2 किसके पास जाएगा, टिश्यूज़ के पास जाएगा, ठीक है। टिश्यूज़ से किसके पास जाएगा, टिश्यूज़ से जाएगा आपके ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से ये किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, या लंग्स स्पेस में जाएगा, और फिर उसके बाद किस में जाएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्लड में ये जो लंग्स टिश्यू में जाएगा, और टिश्यूज से किस में जाएगा, लंग्स कैपिलरीज में जाएगा, लंग्स कैपिलरीज कह देंगे, कैपिलरीज में जाएगा, और फिर लंग कैपिलरीज से किस में जाएगा, आपका एल्विलाई में जाएगा। एल्विलाई से क्या चला जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से जो भी चीज़ें होनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, 15 से 20 टाइम होता है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, जो एडल्ट होते हैं या फिर मैन होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी, काम की चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी है ना। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इतना ही आप लोग याद कर लेना। आई होप लेक्चर ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और आगे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे, और जो हमारा रेस्पिरेशन इन फिश रह गया है, जो भी हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म रह गए, वहाँ पर हम थोड़ा रह गया है, वहाँ पर हम टॉपिक कवर कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। कॉमेंट कीजिए
कमेंट के साथ साथ आप लोग मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट हो रहा है, तो मैं वो भी करवा दूँगी।